नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और देखिए, हमारी कुछ दिनों पहले जो मैंने आपको पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उसमें कुछ कारणवश जो है विलम्ब होने के बाद में वो सीरीज़ आपके लिए फिर से उपलब्ध है। तो हम लोगों ने पिछली जो सीरीज़ थी उसमें लगभग 33 लेक्चर उसमें कर लिए थे पॉलिटी के, जो स्टार्टिंग से थे मैंने करवाए थे आपको। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है 34। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो लेक्चर, तो आप वहाँ से जाके स्टार्ट से पूरी पॉलिटी कवर कर सकते हैं। और उसके आगे का जो है मैं अब जो है आपको कवर करवाऊँगा। आपको वीडियो अब रेगुलर बेसिस पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले जो आपको 33 जो लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने आपको सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में आपको पढ़ाया था। तो आज हम लोग अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि सेंटर स्टेट में हम लोगों ने पिछले में देखा था कि केंद्र और राज्यों के मध्य में कैसे संबंध हो गए। और इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि जैसे कि राज्य एवं राज्य के बीच में किस तरीके के संबंध हो गए, या मान लीजिए कई राज्य हो गए और एक तरफ केंद्र है, तो उस सिचुएशन में किस तरीके के संबंध कार्य करेंगे। तो उन सब बातों पे आज चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि भारतीय संघीय व्यवस्था की जो सफलता, जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसकी सफलता क्या है। जो मात्र जो है केंद्र तथा राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों, घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं अपितु राज्यों के अंतर संबंधों पर भी निर्भर करती है। जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो सिर्फ केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध अच्छे रहें इस पर नहीं निर्भर करती है। राज्य एवं राज्य के मध्य भी जो संबंध है वो भी अच्छे रहने चाहिए, तभी हमारी संघीय व्यवस्था पूर्ण रूप से अमल में आ सकती है। तो बात करते हैं कि अतः संविधान ने अंतर्राज्यीय यानी कि राज्यों एवं राज्यों के मध्य जो सौहार्द के संबंध में निम्न प्रावधान किए हैं। तो क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रावधान वही हैं जो कहीं ना कहीं राज्यों के मध्य जो विवाद का मुद्दा आ जाता है तो उनको निपटाने का जो प्रोसेस होता है, तो वही प्रावधान किए गए हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए कि जो विवाद क्या है तो वो हम लोग देख लेंगे, तो वही उसके उद्देश्य हो जाएंगे, उसका समाधान। तो देखते हैं कि अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है और दूसरा स्टेट है। जैसे कि जल विवाद मान लीजिए कि कोई नदी है, तो मान लीजिए कि यूपी से कोई नदी निकल कर गई और बिहार में जाती है। जब वो बिहार में पहुंची नदी, तो उसके बाद में जैसे कि बिहार और यूपी के मध्य में क्या विवाद हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जैसे कि यूपी में अगर उस नदी पर कोई बांध बना दिया जाए या फिर उससे कोई नहर निकाल दी जाए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे जो है बिहार को पानी कम मिलेगा। एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में नदी पहुंचती है तो उसको पानी जो है, पानी की मात्रा उसके लिए कम हो जाएगी। जब पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं विवाद का मुद्दा हो जाएगा। तो इसके लिए उसने क्या प्रावधान किया, चलिए ये हम लोग आगे देखेंगे। और क्या है, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा समन्वयता। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से। ये क्या होती है, कब इसका गठन हुआ, तो उसके द्वारा भी समन्वयता जो है करवाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। और क्या होता है कि जैसे सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता। होता क्या है कि जैसे कि एक स्टेट होता है, वहाँ पे ऐसा होता है कि दो राज्य हैं, तो पता लगा कि किसी राज्य में अलग तरीके के कानून है, दूसरे राज्य में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर अलग तरीके के कानून होते हैं, न्यायिक प्रक्रिया अलग होगी और दस्तावेज, वहाँ के डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है तो वो क्या करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए या फिर जो अंतर्राज्यीय परिषद, ये इन सभी का काम होता है, संसद का काम होता है कि कुछ ऐसे रूल्स बना देते हैं कि जो हर राज्य में ही माने जाएंगे। ऐसे कानून जो सार्वजनिक रूप से जो कानून जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आम नागरिकों के लिए जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर राज्य में एक ही तरीके के हो। तो इसका समय समय पर मूल्यांकन होता रहता है कि कानून हो गए और न्यायिक प्रक्रिया हो गई। तो ऐसा नहीं है कि जो जैसे कि हाई कोर्ट होता है, स्टेट का अलग अलग होता है, तो ऐसा नहीं कि जैसे कि अगर किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो न्यायिक प्रक्रिया में तो यही है कि जो जज होते हैं वो कानून के हिसाब से ही फैसला देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्य में वो फैसला मान्य नहीं होगा। हाँ, मान्य नहीं होता है, लेकिन
साधारण रूप में वो कानून और दस्तावेज जो होंगे वो जो डेली बेसिस पे जो यूज़ होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनमें पारस्परिक मान्यता दे दी जाती है एक तरीके से। अगला देखते हैं कि अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता होती है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा एक आर्टिकल 301 जो है, मान लीजिए कि कोई दूसरे स्टेट का रहने वाला है, दिल्ली का कोई रहने वाला है और वो जाए हरियाणा में, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको जो हरियाणा वाला है वो कहे कि आप यहाँ पर रोज़गार नहीं कर सकते हो। वो वहाँ की लोकल में जो भी होते हैं रूल्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको रूल्स को फॉलो करने के बाद में ऐसा होना चाहिए कि वो वहाँ पर जो भी व्यापार करने से रिलेटेड कोई रूल्स हैं, डॉक्यूमेंट बनवाना है, परमिशन लेनी, तो वो करने के बाद में व्यापार कर सकता है। ऐसा नहीं उसको बोल सकते कि हाँ आप जो है बिल्कुल ही यहाँ पे व्यापार हम आपको नहीं करने देंगे, दूसरे स्टेट के हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इन सब चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 301 जो हमारा है इसमें लिखा हुआ है कि अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, अगर इसको कोई रोकता है तो ये किसका उल्लंघन होगा, आर्टिकल 301 का उल्लंघन होगा संविधान के। अगला देखते हैं, तो जो जल विवाद है उसके लिए क्या किया गया है कि अंतर्राज्यीय जो जल विवाद होता है तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया, हमारे अनुच्छेद 262 में इसका किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है कि संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदियों की घाटियों के जल के प्रयोग, जो कौन कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगी। तो जो अंतर्राज्यीय जो नदियाँ होंगी और नदी की घाटियों के जल का प्रयोग, किस तरीके से जल का प्रयोग होगा, बंटवारा उनका किस तरीके से होगा, नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। तो देखिए राज्यों के मध्य में होगा तो कौन निर्णय देगा, तो निर्णय देगी संसद। और किस तरीके से संसद न्याय जो है निर्णय देती है, तो संसद जैसे कि ट्रिब्यूनल्स बना देती है, ठीक है। तो जैसे कि नदी बोर्ड अधिनियम के द्वारा 1956 एक आया था और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 जो आया था, तो उसके अंतर्गत क्या बना दिए, ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए। ट्रिब्यूनल्स क्या, जैसे कि न्यायाधिकरण, एक अस्थायी न्यायालय जैसा प्रोसेस बना दी जाती है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, तो उनका गठन कर दिया जाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वो नदी से जो जल संबंधी विवाद होंगे वो सिर्फ उन पर ही अपना निर्णय देते हैं और कोई केस नहीं लेते। तो उनके लिए स्पेशल समझ लीजिए कोड बना दी जाती है जो नदियों का बंटवारा होता है। और क्या होता है कि न्यायाधिकरण का जो निर्णय होता है वो अंतिम और विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। देखिए ये बात लिखित तो है, लेकिन क्या होता है कि जो कोर्ट होता है ना, हमारी जुडिशरी होती है, तो ऐसे बहुत से केस होते हैं जहाँ पे वो लिख देते हैं कि यहाँ पे जुडिशरी जो है वो रिव्यू नहीं कर सकती, अंतिम और मान्य होगा इसका ही। लेकिन जब कहीं ना कहीं बृहद स्तर पर कई लोगों के हित जुड़ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसका निर्णय अंतिम होगा, जुडिशरी जो है वो भी रिव्यू कर सकती है। तो ये एक्सेप्शन की तरह आप देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने देखा था कि अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा हुई थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होती है अंतर्राज्यीय परिषद और कैसे इसका गठन हुआ था। तो अंतर्राज्यीय जो, अच्छा पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे कि अंतर्राज्यीय जल विवाद जो केसेस हैं, जैसे कि आप लोगों ने कई केसेस सुने होंगे, जैसे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, ये जो है ट्रिब्यूनल्स गठित किए जाते हैं। अब तक कितने हो चुके हैं, तो अब तक लगभग 8 हो चुके हैं ट्रिब्यूनल्स गठित हो चुके हैं। तो ये देखिए संख्या 9 भी हो सकती है, लेकिन मुझे जहाँ तक अभी तक मालूम है शायद 8 ही अभी तक हुए हैं। तो जैसे कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण हो गया, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, इस तरीके नर्मदा जल विवाद जो है, इस तरीके के जो नदियों का बंटवारे के लेकर विवाद होते हैं तो इनके लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल्स गठित कर दिया जाता है। और जैसे कि राज्य विधि होते हैं, आपसे क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण किन किन राज्यों के बीच में है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में। वो भी मैं आपको अलग से कवर करवा दूंगा जब आपकी प्रीलिम्स की तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो अंतर्राज्यीय परिषद है इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद में क्या होता है, देखिए अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य मतलब राज्य के मध्य में और केंद्र और राज्यों के मध्य में समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का संविधान में कहाँ पर उल्लेख है, अनुच्छेद 263 में। तो आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति ऐसी परिषदों के कर्तव्य, इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित करता है। कहने का मतलब जो राष्ट्रपति होता है
परिषद के क्या कर्तव्य होंगे, इसके संगठन में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, इसकी प्रक्रिया, इसके रूल किस तरीके के होंगे, तो इनको कौन बनाएगा, इनको परिभाषित करता है राष्ट्रपति। और कहने का मतलब वही बनाता, देखिए काम सारा संसद ही करती है, लेकिन नाम नाम जो है राष्ट्रपति के नाम से अलॉट हो जाता है, लेकिन कार्य तो सारा संसद ही करती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो कौन परिभाषित करता है, ये राष्ट्रपति करता है। और कानून बनाने को भी अगर सवाल आ जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति ही कानून बनाता है, लेकिन हालांकि जो संसद होती है वो इसके पीछे कार्य करती है छिपे रूप से। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये करती क्या है, हम लोगों ने देख लिया बन गई, तो कैसे कार्य करती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका काम होता है जैसे कि राज्यों के जो मध्य उत्पन्न विवाद होते हैं उनकी जांच करना और ऐसे विवादों पर सलाह देना। तो जैसे कि दो राज्यों के मध्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो उस विवादों पर जो सलाहकारी जो एक कह सकते हैं कि संस्था होती है, तो वो कौन होती है, अंतर्राज्यीय परिषद। और क्या होती है कि उन विषयों पर जिनमें राज्यों अथवा केंद्र तथा राज्यों का समान हित जुड़ा हुआ हो, और अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना, ये किसका कार्य होता है। देखिए जब राज्यों का समान हित मान लीजिए जुड़ा हुआ हो और कोई विवाद हो गया हो, तो इसका अन्वेषण कौन करेगा। अन्वेषण का मतलब क्या होता है कि निगरानी कौन करेगा, इसका मूल्यांकन कौन करेगा, तो इस तरीके की जो काम होगा और विचार विमर्श उस पर कौन करेगा, तो ये करेगी अंतर्राज्यीय परिषद। आगे बढ़ते हैं कि ऐसे विषयों तथा विशेष तौर पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति कौन देगा, तो संस्तुति भी कौन देगा, अंतर्राज्यीय परिषद देगी। तो ये हो गए उसके कार्य हम लोगों ने देख लिए। स्थापना की हम लोग बात करें तो जो हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम लोगों ने समिति देखी थी, वो थी सरकारी आयोग जो थी। तो सरकारी आयोग जो गठित हुआ था, तो कब गठित हुआ था, 1983 में। तो इसने संस्तुति दी थी, तब संस्तुति के आधार पर जो है 1990 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1990 में इसका गठन हुआ था। अब हम लोग इसके सदस्य देख लेते हैं। सदस्यों की बात करें तो अध्यक्ष इसका कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो अध्यक्ष हो गया प्रधानमंत्री, जो कि एक सदस्य के तौर पर भी रहता है। और कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जैसे कि दिल्ली हो गया। उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, जहां विधानसभा नहीं है, जहां पर विधानसभा नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं होता है, तो वहां पर कौन शासन करता है, प्रशासक करता है। और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो इसमें शामिल होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री, जो प्रधानमंत्री होगा वो 6 कैबिनेट मंत्रियों को नामित करेगा, वो इसमें शामिल होंगे। और इसमें गृह मंत्री भी इंक्लूड होता है। तो हम लोगों ने देख लिया इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। अब थोड़ी सी इसकी आगे के 1-2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। ये जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए, इसकी 3 बैठकें होनी चाहिए। और क्या होता है कि परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है। देखिए परिषद की जो, ये तो हो गई परिषद, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये जो है डेली बेसिस पे तो काम करते नहीं, इनको संसद में जाना होता है। तो इसके लिए एक स्थायी समिति गठित कर दी गई है, जो कि डेली बेसिस पे इन्हीं मुद्दों पर कार्य करेगी और इनसे क्या होना चाहिए, तो इन पे वो डेली चर्चा करती है। तो इसके सदस्य हम लोग देख लेते हैं, तो कौन कौन होते हैं। तो इसके सदस्यों में आ जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि इसके अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, जो कि स्थायी समिति होती है उसके अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। और 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं और 9 मुख्यमंत्री इसमें शामिल किए जाते हैं, जो स्थायी समिति होती है। तो ये जो है स्थायी तौर पर इसके कार्य जो प्रणाली है इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने अंतर्राज्यीय परिषद की बात कर ली। अब जो है हम लोग बात करेंगे क्षेत्रीय परिषद को भी, चलिए हम लोग आज ही देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद में क्या होता है, देखिए क्षेत्रीय परिषदें हैं वो सांविधिक निकाय हैं। सांविधिक निकाय का मतलब कि संविधान में इनका वर्णन नहीं था, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 आया था, तो इसी कानून के तहत जो है इसका गठन हुआ था, किसका, क्षेत्रीय परिषद का। तो इस कानून ने जो है देश को 5 क्षेत्रीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। जो हमारा देश है भारत, इसको 5 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से, एक उत्तरी हो गया, एक मध्य पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र। देश को 5 भागों में विभाजित कर दिया। तो
टोटल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हो गई, तो टोटल हो गई थी 6 क्षेत्रीय परिषद, 5 क्षेत्रीय परिषदें टोटल बन गई थी। अब जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात कर लें तो जैसे कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं जम्मू कश्मीर इसमें आ जाते हैं। मध्य पूर्व की अगर हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश आ जाएगा, आपका यूपी आ जाएगा, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ आ जाएगा। देखिए, और उत्तरी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और मध्य पूर्वी की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। और पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया आपका पश्चिम में, गुजरात, गोवा, दमन, दीव एवं दादर नागर हवेली हो गई। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करें तो पश्चिमी जो क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको याद ऐसे भी हो जाएगी, नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर बात करें दक्षिणी, क्योंकि अगर मैं सभी कुछ लिखवाऊँगा तो जो है आपके नोट्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम भी हो जाएगी पता, तो छोटे नोट्स, और ये जानकारी आपको नॉर्मल बुक में ही मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे मैं पूरी आपको जानकारी तो दे ही रहा हूँ। दक्षिणी में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पुदुचेरी हो गया, ये दक्षिणी में आ जाएंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में। अगर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो पूर्वी में आपके बिहार आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल आ जाता है और उड़ीसा आ जाता है। तो ये राज्य आपके आ गए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता में। तो हम लोगों ने देख ली कौन कौन सी है और कहाँ पर इसका मुख्यालय, किस में कौन से राज्य इस जो है शामिल है। देखिए, जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि जो परिषद गठित होती है तो उसमें जो राज्य शामिल है वो किन आधारों पर वो शामिल किए गए हैं, ऐसे क्यों उनका जो है ये ग्रुप बना है, किस तरीके से ये ग्रुप बनाया जाता है, जो 5 विभागों में विभाजित हुआ है उनको लेकर क्या उद्देश्य थे, तो इस तरीके की अब हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें सम्मिलित क्या होता है, जैसे कि देश का प्राकृतिक विभाजन। देश का प्राकृतिक विभाजन, जैसे कि कोई ग्रुप बना तो मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाके के राज्य अलग कर दीजिए, कोई रेगिस्तानी इलाका है तो उसके, कोई मैदानी क्षेत्र है तो उस एरिया में जितने राज्य आते हैं, कोई पठारी है तो उस एरिया में जो क्षेत्र आते हैं, तो उन इस तरीके से बांटा गया। और किस आधार पर, जैसे नदी तंत्रों के आधार पर बांटा गया है, संचार के साधनों के आधार पर बांटा गया, सांस्कृतिक तथा भाषाई संबंधों के आधार पर बांटा है, जैसे कि किसी की लैंग्वेज मिल रही है, किसी का कल्चर मिल रहा है, तो इस हिसाब से उन लोगों को बांटकर अलग अलग किया गया। और आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा और कानून की व्यवस्था के आधार पर भी बांटा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रत्येक परिषद में निम्न सदस्य होते हैं। जो परिषद होती है क्षेत्रीय परिषद, तो उसमें सदस्य कौन कौन होंगे अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार का गृह मंत्री होगा, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जो क्षेत्रीय परिषद होगी, उन जो राज्य होंगे तो उन राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री होंगे, और कौन, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासक होगा वो भी इसमें शामिल होगा। और सलाहकार के रूप में इसमें कौन शामिल होता है, नीति आयोग के द्वारा मनोनीत कुछ सदस्य होता है। नीति आयोग जो होता है कुछ सदस्यों को मनोनीत कर देता है इसमें, तो नीति आयोग के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। आदि कुछ एक्स्ट्रा पीपल भी इसमें ऐड हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। हम लोग देख चुके हैं कि प्रत्येक जो मुख्यमंत्री होगा वो क्रमानुसार 1 वर्ष के समय के लिए क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। देखिए, अध्यक्ष हो गया गृह मंत्री। अब उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य आते हैं, तो क्या होगा कि बारी बारी से सबको क्रम से एक क्रम डिसाइड कर लिया जाएगा, उसके हिसाब से उनको उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं तो कि इसको बनाने के लिए क्या उद्देश्य थे जो ये बनाई गई क्षेत्रीय परिषद। देखिए, भावुकतापूर्ण देश का एकीकरण प्राप्त करना, और क्या था कि तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई तथा विशेषतावाद के विकास को रोकने में भी इससे सहायता मिलेगी। और क्या होगा कि विभाजन के बाद प्रभावों को दूर करना, ताकि पुनर्गठन, एकीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक साथ, वही है कि देश को जो है एकता में बांधना कहीं ना कहीं इसका। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा ना हो कि कोई
इंडिविजुअल स्टेट जो है वो अलग होने की मांग करने लगे, तो उन चीज़ों को जो है बचाने के लिए एक मान लीजिए कोई नॉर्थ ईस्ट वाला कोई स्टेट है, तो अगर वो उसकी मान लीजिए पर्सनल जो है कल्चर और लैंग्वेज के लेकर अगर वो चाहे कि हम भारत को अलग होना चाहें, तो उसको एक ग्रुप में कर दिया, जिससे कि उससे मिलते जुलते लोग जो हैं उन लोगों को ग्रुप में बांट दिया गया, उस ग्रुप में ऐड कर दिया गया, जिससे उसको अकेलापन महसूस ना हो। इस तरीके के जो है इस तरीके के जो कार्य करने के लिए इनका गठन किया गया, किसका, क्षेत्रीय परिषदों का। अगला पॉइंट देखते हैं कि केंद्र तथा राज्यों को सामाजिक तथा आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करने में तथा एक समान नीतियों के विकास के लिए विचारों अनुभवों के आदान प्रदान में सक्षम। देखिए क्या होता है कि जब ग्रुप में आ जाते हैं हम लोग, तो वो एक राज्य का दूसरे राज्य से भी जब मीटिंग होती है, ईयरली जब मीटिंग होगी, साल में कम से कम 3 बार तो उसकी होनी है, और स्थायी तौर पर भी इसकी, जब एक ग्रुप में आप बढ़ जाते हो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अनुभव, एक दूसरे की कल्चर, एक दूसरे का जो अनुभव होगा वो भी लोगों को, एक दूसरे स्टेट को मिलता रहता है। उन किस तरीके की वो नीतियाँ बना रहा है, तो इस तरीके के जो मान लीजिए कोई दूसरा स्टेट नीति बना रहा है, उसी ग्रुप का दूसरा स्टेट वो भी चाहेगा कि इस तरीके से अगर प्रोग्रेस हो सकती है तो हम भी इसकी जो है नीति को कॉपी कर सकते हैं या इससे बेहतर बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी इसका जो है उद्देश्य यही था। और क्या उद्देश्य था कि मुख्य विकास योजनाओं के सफल तथा तीव्र क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे की सहायता करना। हाँ, मान लीजिए कोई 2 पड़ोसी राज्य अगर कोई दिक्कत है, तो नदी विवाद को लेकर, व्यापार को लेकर अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो जो पड़ोसी हैं तो एक दूसरे की कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं दोनों। आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों के मध्य राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। तो जो अलग अलग क्षेत्र होंगे तो उनके बीच में जो राजनीतिक जो साम्य है उसको भी सुनिश्चित इससे किया जा सकता है। तो जो हम लोगों ने आज जो है इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पूरी जानकारी देख ली है, तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। देखिए अब डेली बेसिस पे आपको पॉलिटी के लेक्चर मिलने लगेंगे। पॉलिटी के अब हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर आपको इकोनॉमी के भी लेक्चर मिलने लगेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। इसी तरीके से अब जो है आपको यहाँ पर डिटेल में सारी क्लास मिलने लगेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर कोई पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिटेल में अभी पढ़ाऊंगा, इसके बाद में चैप्टर के आपको MCQs भी हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका मतलब कि यहाँ से पढ़ने के बाद में क्या आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं नहीं, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।